ये कहानी एक एयरप्लेन की नहीं है। ये कहानी एक डिसीज़न है। एक ऐसा डिसीज़न कि जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी ने सोचा कि वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि पूरी एयरक्राफ्ट मेकिंग फ़िलॉसफ़ी बदल देगी। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को जब लॉन्च किया गया तो एविएशन इंडस्ट्री ने इसे फ्यूचर का सिंबल माना। लाइटर मटेरियल, कम फ्यूल बर्न, लॉन्ग रेंज और पैसेंजर कंफर्ट का नया बेंचमार्क। लेकिन जो किसी ने नहीं देखा वो ये था कि कॉकपिट के पीछे, विंग्स के नीचे और फॉल्स लेक के अंदर एक ऐसा सप्लाई चेन एक्सपेरिमेंट चल रहा था जो कंट्रोल के बाहर जा सकता था। ये कहानी है एम्बिशन की, ओवर कॉन्फिडेंस की और उस पल की जब बोइंग को समझ आया कि सप्लाई चेन सिर्फ कॉस्ट का गेम नहीं होता, ये सर्वाइवल का गेम होता है। एविएशन इंडस्ट्री का प्रेशर। 2000 के बाद एविएशन इंडस्ट्री बदल रही थी। फ्यूल प्राइसेस अनस्टेबल थे, एयरलाइंस प्रॉफिट मार्जिन के लिए फाइट कर रही थी और एयरबस एग्रेसिवली नए मॉडल्स के साथ मार्केट कैप्चर कर रहा था। एयरबस A320 और A330 जैसे एयरक्राफ्ट एयरलाइंस को एक सिंपल मैसेज दे रहे थे, फ्यूल एफिशिएंसी इज द फ्यूचर। बोइंग के पास चॉइस कम थी। अगर उन्हें मार्केट लीडर रहना था तो उन्हें कुछ रेडिकल करना ही पड़ेगा। इसी प्रेशर के पीछे 787 ड्रीमलाइनर का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल को एनेबल करे, जिससे एयरलाइंस हब एंड स्पोक मॉडल से बाहर निकल सके। लेकिन बोइंग के लीडर्स ने यहीं पर एक और डिसीजन लिया। सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि उसको बनाने के तरीके भी बदल दिए जाएं। ट्रेडिशनल बोइंग मॉडल वर्सेस 787 मॉडल। हिस्टोरिकली बोइंग का मॉडल सिंपल था। क्रिटिकल डिज़ाइन और इंटीग्रेशन बोइंग के हाथ में। सप्लायर सिर्फ कंपोनेंट बनाते थे। बोइंग हर बोल्ट, हर सिस्टम और हर इंटरफेस को डीपली कंट्रोल करता था। लेकिन 787 के केस में बोइंग ने सोचा कि ये मॉडल स्लो और महंगा है। न्यू अप्रोच ये था कि टायर 1 सप्लायर्स को पार्टनर्स बनाया जाए। ये पार्टनर्स सिर्फ पार्ट्स नहीं बल्कि पूरी एयरक्राफ्ट सेक्शन डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करेंगे। विंग्स जापान में, फ्यूज़लेज इटली और साउथ कैरोलिना में, लैंडिंग गियर और सिस्टम दुनिया के अलग अलग कोने में। बोइंग का रोल सिर्फ फाइनल असेंबली और ब्रांडिंग तक लिमिटेड हो गया। पेपर पर यह एक मास्टर स्ट्रोक लग रहा था। रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी और डेवलपमेंटल टाइम थ्योरेटिकली हाफ हो सकता था। लेकिन एरोस्पेस में थ्योरी और रियलिटी के बीच का गैप बहुत महंगा होता है। सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा गलत। बोइंग ने एक बड़ी गलती यहाँ की। उन्होंने एज्यूम कर लिया कि उनके सप्लायर्स भी बोइंग जैसे ही प्रोसेस मैच्योरिटी और सिस्टम डिसिप्लिन रखते होंगे। रियलिटी ये थी कि कई टायर 1 सप्लायर पहले कभी इतनी हाई इंटीग्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल चुके थे। उनके नीचे टायर 2 और टायर 3 सप्लायर्स थे जिनके ऊपर बोइंग का ज़ीरो विजिबिलिटी थी। इंजीनियरिंग चेंजेस सप्लायर के बीच डिले हो रहे थे, क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट थी और कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल लगभग नॉन एग्जिस्टेंस हो चुका था। बोइंग को लग रहा था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, जबकि ग्राउंड लेवल पर केओस क्वाइटली ग्रो हो रहा था। ये वही स्टेज होता है जहां सप्लाई चेन फेलियर्स सबसे डेंजरस होते हैं, जब वो दिखते नहीं पर बिल्ड होते रहते हैं। ट्रैवल्ड वर्क और सिस्टमिक फेलियर। जब बोइंग के इंजीनियर्स ने सप्लायर्स के प्लांट विजिट करने शुरू किए
उन्होंने जो देखा वो अलार्मिंग था। एयरक्राफ्ट सेक्शन जो रेडी टू इंस्टॉल होने चाहिए थे वो इनकम्प्लीट थे, वायरिंग मिसिंग थी, फास्टनर्स लगे नहीं थे और कई जगह टेम्पररी फिक्सेस यूज़ हो रहे थे। बोइंग इंटरनली ट्रैवल्ड वर्क कह रहा था, यानी वो काम जो सप्लायर को करना चाहिए था वो अनफिनिश्ड स्टेट में बोइंग के पास आ रहा था। ये सिर्फ क्वालिटी का इशू नहीं था, ये एक वार्निंग थी कि सप्लाई चेन अकाउंटेबिलिटी टूट चुकी है। बोइंग को अपने ही इंजीनियर्स को सप्लायर्स के फैक्ट्री में भेजना पड़ा ताकि वो बेसिक असेंबली और इंटीग्रेशन इश्यूज फिक्स कर सके। इस पॉइंट पर बोइंग इफ़ेक्टिवली अपनी ही सप्लाई चेन को रेस्क्यू कर रहा था। डिलेज का सिलसिला और डोमिनो इफेक्ट। 787 के सप्लाई चेन टाइटली इंटरकनेक्टेड था। एक सप्लायर की डिले पूरे सिस्टम को डिले कर देती थी। विंग्स लेट हुई तो फ्यूज़लेग इंटीग्रेशन रुक गया, फ्यूज़लेग लेट हुई तो फाइनल असेंबली स्टॉल हो गई और फाइनल असेंबली रुकी तो एयरलाइंस को डिलीवरी नहीं मिली। बोइंग ने पहले डिले अनाउंस किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर अनाउंसमेंट के साथ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गिरता गया और एयरलाइंस का प्रेशर बढ़ता गया। 2007 से लेके 2011 तक फर्स्ट डिलीवरी कंटिन्यूअसली पोस्टपोन्ड होती रही। इस दौरान बोइंग $1 बिलियन बर्न कर रहा था, पेनल्टीज, रीवर्क्स, ओवरटाइम और इमरजेंसी सप्लायर बेल आउट पर। सप्लाई चेन को जो रिस्क बोइंग ने डिस्ट्रीब्यूट करना चाहा था वही रिस्क एक सेंट्रलाइज्ड डिजास्टर बन गया। सप्लायर्स को खरीदना, डैमेज कंट्रोल। सिचुएशन इतना बिगड़ चुकी थी कि बोइंग के पास एक ही ऑप्शन बचा, कंट्रोल वापस लेना। बोइंग ने कुछ मेजर सप्लायर्स को एक्वायर कर लिया, सिर्फ इसलिए ताकि प्रोडक्शन रुक ना जाए। ये वही सप्लायर्स थे जिन्हें बोइंग ने पहले रिस्क ट्रांसफ़र के लिए चूज़ किया था। अब वही सप्लायर्स बोइंग के बैलेंस शीट पर बर्डन बन चुके थे। ये मोमेंट सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी का कंप्लीट यू टर्न था। बोइंग ने समझ लिया था कि एरोस्पेस जैसा हाई रिस्क, हाई कॉम्प्लेक्सिटी इंडस्ट्री में कंट्रोल आउटसोर्स करना एक लग्जरी नहीं बल्कि लायबिलिटी बन सकता है। बैटरी फायर और ग्लोबल ग्राउंडिंग। 2013 में जब दुनिया ने सोचा कि 787 फाइनली स्टेबल हो गया है, तब एक और शॉक आया, लिथियम आयन बैटरी फायर्स। एयरक्राफ्ट में आग लगने की इंसिडेंट्स ने रेगुलेटर्स को फोर्स किया कि पूरे ग्लोबल 787 फ्लीट ग्राउंड कर दिया जाए। ये एविएशन हिस्ट्री का एक रेयर मोमेंट था। ये सिर्फ एक कंपोनेंट फेलियर नहीं था बल्कि फ्रैगमेंटेड डिज़ाइन, ओनरशिप और अनक्लियर अकाउंटेबिलिटी का रिजल्ट था। अलग अलग सप्लायर्स के सिस्टम परफेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे थे और बोइंग के पास रियल टाइम विजिबिलिटी नहीं थी। ट्रस्ट जो ऑलरेडी वीक हो चुका था अब ऑलमोस्ट ब्रेक हो गया। क्वालिटी क्राइसिस का सेकेंड फेज। ग्राउंडिंग के बाद भी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई। 2020 के बाद फ्यूज़लेग गैप, इंस्पेक्शन लैप्सेस और डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज फिर से सरफेस होने लगे। FAA ने बोइंग पर स्ट्रिक्टर ओवरसाइट इम्पोज कर दी। 787 डिलीवरीज फिर से हॉल्ट हो गई। इस बार सालों के लिए ये क्लियर हो चुका था कि सप्लाई चेन इश्यूज सिर्फ स्टार्टअप फेज तक लिमिटेड नहीं थे, ये कल्चरल और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बन चुके थे। क्वालिटी को जब सप्लाई चेन के एंड पर इंस्पेक्ट किया जाता है तो अक्सर देर हो चुकी होती है और 787 इसका परफेक्ट एग्जाम्पल था। असली कॉस्ट पैसा, टाइम और ट्रस्ट।
बोइंग ने इनिशियली 787 के लिए 6 बिलियन USD का एस्टिमेट किया था। फाइनल कॉस्ट 32 बिलियन USD से भी ज़्यादा चली गई। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बोइंग ने अपनी रेपुटेशन का भी बड़ा हिस्सा लूज़ किया, रेगुलेटर्स के सामने, एयरलाइंस के सामने और पब्लिक के सामने। एरोस्पेस इंडस्ट्री में ट्रस्ट एक इनविजिबल करेंसी होती है। एक बार वो लूज़ हो गई तो वापस पाना सबसे मुश्किल होता है। 787 ने बोइंग को ये लेसन बहुत महंगी कीमत पर सिखाया, सप्लाई चेन का सबसे बड़ा सबक। आज बोइंग 787 ड्रीमलाइनर सक्सेसफुली दुनिया भर में फ्लाई कर रहा है। पैसेंजर्स कंफर्टेबल हैं, एयरलाइंस फ्यूल सेव कर रही है, लेकिन हर फ्लाइट के पीछे एक कहानी छुपी है। एक कहानी जहां स्पीड के चक्कर में कंट्रोल छोड़ दिया गया और कॉस्ट के चक्कर में कोऑर्डिनेशन सैक्रिफाइस कर दी गई। 787 का फेलियर इंजीनियरिंग का नहीं था, ये फेलियर था सप्लाई चेन गवर्नेंस का। ये रिमाइंडर है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिर्फ स्मार्ट डिज़ाइन नहीं बल्कि डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन चाहिए होता है। और जब सप्लाई चेन फेल होती है तो दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट भी ज़मीन पर आ सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।